नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीवा टॉक शो के सीजन 2 के इस नए एपिसोड में। थंबनेल से आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर। केमिकल्स हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। हर प्रोडक्ट में, चाहे वो हेयर केयर हो या स्किन केयर, केमिकल्स तो होते ही हैं, लेकिन वहीं कुछ केमिकल्स होते हैं बहुत ही बढ़िया केमिकल्स, यानी कि गुड केमिकल्स, जो होते हैं सुपरमैन की तरह एक्टिव और हमारे को देते हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। और साथ ही कुछ केमिकल्स होते हैं बहुत ही बुरे केमिकल्स, जो हमें देते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम, ना सिर्फ हमारे रिजल्ट्स में बल्कि साथ ही हमारे और हमारे क्लाइंट की हेल्थ को लेकर भी। लेकिन एज अ सैलून ओनर हम ये कैसे जाने कि कौन से केमिकल्स अच्छे हैं और कौन से बुरे? तो घबराइए नहीं, हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए ये एपिसोड जिसमें मिलेगी आपको कंप्लीट जानकारी। और हाँ, एपिसोड के एंड में आने वाले बोनस टिप को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें मैं दूंगी आपको कुछ ऐसे ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जिससे आपको आने वाले समय में मिलेगा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मेरा परिचय। मैं हूँ दिव्या शर्मा दहिया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट and editor to the leading Diva Talk magazine, now in its 11th year, founder of iDiva Salon Awards and Diva Power Academy, your school for business in beauty। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। आज हम बात करेंगे केमिकल्स के बारे में, गुड केमिकल्स एंड बैड केमिकल्स, जो हमारे हेयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और मेकअप प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं, और वो सब कुछ जो आपको उनके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहली बात केमिकल्स को लेकर के ये है कि सारे केमिकल्स बुरे नहीं होते और सारे ही केमिकल्स अच्छे भी नहीं होते। और हमारे इंग्रेडिएंट्स में, जो हमारे स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज़ होते हैं, और सारे ही केमिकल्स के बारे में यहाँ बात कर पाना भी होगा थोड़ा मुश्किल। तो इसलिए हमने टॉप 6 केमिकल्स लिए हैं, 3 बुरे और 3 अच्छे। टॉप 3 केमिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं और टॉप 3 केमिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इम्पैक्ट रखते हैं हमारे और हमारे काम करने के तरीकों में और हमारे क्लाइंट्स को मिलने वाले रिजल्ट्स में। तो पहले बात करेंगे हम बैड केमिकल्स की, लेकिन उसके लिए चलेंगे हमारी ज्ञान की खिड़की में। मोस्ट कॉमन बैड केमिकल जो है, यानी कि हमारे सैलून में विलन का जो सबसे बड़ा मोगैम्बो है, वो है फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा पैराबेन्स, सोडियम लॉरेट सल्फेट्स या सोडियम लॉरेल सल्फेट्स भी आते हैं, पीईजी कंपाउंड्स आते हैं। लेकिन बैड केमिकल्स के बारे में डिटेल में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कुछ गुड केमिकल्स के बारे में भी, क्योंकि जहां कुछ नेगेटिव होता है वहीं कुछ और पॉजिटिव तो होता ही है। कॉमन गुड केमिकल्स, या यूं कह लीजिए जो हमारे सैलून्स में सुपरमैन का रोल करते हैं, वो है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या AHAs, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, कोलाजेंस, और साथ ही आपके विटामिन सी, जिंक, सैलिसिलिक एसिड और ऐसे कई सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे या तो एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट होते हैं या फिर हमारे किसी न किसी स्किन केयर की या फेशियल की किट में इंग्रेडिएंट के रूप में होते हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे हमारे मोगैम्बो की, और मोगैम्बो का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एज फॉर्मल्डिहाइड भी पाया जाता है या पाया जाता है फॉर्मल्डिहाइड रिलीजिंग प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू, यानी कि FRPs के थ्रू। फॉर्मल्डिहाइड एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है जो प्रोडक्ट्स में हर तरीके के बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है और उसी की वजह से उनकी शेल्फ लाइफ को भी करता है लंबी। लेकिन वहीं फॉर्मल्डिहाइड एक बहुत ही बड़ा कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन होता है वो चीज़ या वो सब्सटेंस, केमिकल, जो कैंसर को कॉज कर सकता है, यानी कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ा सकता है। ये बहुत ही सीरियस बात है, एंड एज अ सैलून ओनर और अपनी स्टाफ की सेफ्टी के लिए भी और अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी के लिए भी ये चीज़ों को समझना आपके लिए है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो कार्सिनोजेन हो गया या कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, उसमें फॉर्मल्डिहाइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करता है। साथ ही ये कॉज कर सकता है एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और बहुत ज़्यादा अलग तरीके की स्किन एलर्जीज, इरिटेशंस और बहुत ज़्यादा ऐसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। और क्योंकि हमारे सैलून्स में स्टाफ
जो है वो दिन की 2 या 3 4 केराटिन्स भी कर सकते हैं एक दिन में, और फॉर्मल्डिहाइड से वो एक्सपोज होते हैं, वो फ्यूम से वो एक्सपोज होते हैं, तो उनके लिए वही प्रोडक्ट 4 गुना ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। और इसके ज़्यादा लंबे यूज के साथ इसका रिस्क फैक्टर और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, ये और भी ज़्यादा डेंजरस होता जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोडक्ट्स में, इंग्रेडिएंट्स में होते हैं और जो हीट के कांटेक्ट में आते ही बन जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इनके प्रोडक्ट्स के नाम, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड एग्जैक्टली नहीं लिखा होता तो इंग्रेडिएंट में लिस्ट में आपको वो मिलेगा नहीं, और प्रोडक्ट को लोग कई बार फॉर्मल्डिहाइड फ्री करके भी बेचते हैं। लेकिन फॉर्मलिन हो गया या मिथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ये केमिकल्स जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर्मल्डिहाइड बन जाते हैं और फ्यूम्स को ये रिलीज करने लगते हैं। और हीट का कांटेक्ट से मतलब आप समझ ही गए होंगे, या तो प्रेसिंग आयरन या ड्रायर्स। सबसे ज्यादा रिस्की ये तब होता है जब हम इसको लंबे समय तक इनहेल करते हैं हमारे नाक के थ्रू, सांस के साथ, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि नाक और हमारे लंग्स, पूरा उस विंड पाइप में अफेक्ट आता है इसका। फॉर्मल्डिहाइड वर्ड आप इतना सुन चुके हैं कि अब तक आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि सबसे ज्यादा ये केमिकल प्रेजेंट होता है हेयर ट्रीटमेंट्स में, यानी कि हेयर को रिलैक्स करने वाली ट्रीटमेंट जैसे कि केराटिन हो गया, रीबॉन्डिंग हो गया, इवन स्मूथनिंग टू एन एक्सटेंट होता है, और आपके ब्राजीलियन ब्लो आउट करके जो आते हैं, और कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं और अपने आप को फॉर्मल्डिहाइड फ्री भी कहते हैं, लेकिन उनमें फॉर्मल्डिहाइड होता है। जब भी आप केराटिन करेंगे और उसमें से निकलेंगे फ्यूम्स, जिससे होगी आपको या तो आंखों में जलन या गले में खराश या जलन और सांस लेने में थोड़ी सी होगी मुश्किल, या आपको खांसी आएगी, छींक आएगी, या स्किन में कुछ अलग सी इरिटेशन होगी, तो आप मान जाइए कि उसमें फॉर्मल्डिहाइड है और वो फॉर्मल्डिहाइड रिलीज हो रहा है। इसके अलावा कुछ शैम्पूज में भी फॉर्मल्डिहाइड होता है, और इसके साथ साथ जो हमारे नेल के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनके नेल सैलून्स हैं, वो ये खास कर ध्यान से सुने, आपके जो मोनोमर्स आते हैं और जो आपके नेल के प्रोडक्ट्स आते हैं, नेल हार्डनर्स आते हैं, इन सब में भी, नेल पॉलिश रिमूवर्स आते हैं, नेल पॉलिशेस में भी एक हद तक फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो आप लोग भी अपनी सेहत का खास रखें ध्यान। सबसे बेहतरीन तरीका फॉर्मल्डिहाइड को अवॉइड करने का है कि इन पर्टिकुलर हर वो प्रोडक्ट जो आप अपने सैलून्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो एक हेयर रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है जैसे कि केराटिन है, तो आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आज बताए गए अगर कोई भी बैड केमिकल्स उसके अंदर हैं तो प्लीज उसको अपने सैलून में इंट्रोड्यूस ना करें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट केमिकल की तरफ। नेक्स्ट केमिकल है पैराबेन्स। सो पैराबेन्स बेसिकली एक केमिकल का नाम नहीं है, पैराबेन एक फैमिली ऑफ केमिकल्स है और ये एक मोटा मोटी तौर पे प्रिजर्वेटिव ही होता है। ये बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव है जो कि प्रोडक्ट में किसी भी तरह की बैक्टीरिया, यीस्ट या मोल्ड होने से रोकता है। सबसे कॉमन पैराबेन नेम्स जो आपको आपके प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में मिल जाएंगे वो है मिथाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन एंड इथाइल पैराबेन। पैराबेन का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही हद तक एस्ट्रोजन को रिजेंबल करता है और एस्ट्रोजन होता है फीमेल बॉडी में पाए गए हार्मोन का नाम। किसी भी प्रोडक्ट में एक वक्त पे एक से ज्यादा पैराबेन पाए जाते हैं नॉर्मली, और ये मेकअप, मॉइस्चराइजर, शैम्पूज, क्रीम्स ऐसी चीजों में पाया जाता है। पैराबेन से काफी हद तक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और साथ ही ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर भी कॉज होता है। हालांकि डायरेक्ट लिंक कैंसर के साथ अभी तक इसका नहीं मिला, पर अगर वो ट्यूमर में प्रेजेंट है तो किसी ना किसी तरह तो शरीर में गया ही है। सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको पैराबेन प्रोडक्ट्स यूज करने ही है तो उसको किसी भी तरह की हीट और पेनिट्रेटिव वेव से, यानी कि जो मशीन्स होती हैं जिसको हम फेस पे और स्कैल्प पे यूज करते हैं, उनसे दूर रखें। तीसरा जो हमारा विलन है वो है पॉलीइथाइल ग्लाइकोल यानी कि PEG। PEG या PEG के जो कंपाउंड्स है, यानी कि जो डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं जो प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, PEG कंपाउंड्स हैं, वो एक बेसिकली पेट्रोलियम बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं और पेट्रोलियम बेस्ड कंपाउंड्स होने की वजह से वो एक तरीके के मॉइस्चराइजर या ग्रीसी इंग्रेडिएंट के तौर पे भी यूज
किए जाते हैं। पीईजी कंपाउंड्स पूरी तरह से सिंथेटिक पेट्रोल केमिकल्स होते हैं, यानी कि ना सिर्फ पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं बल्कि सिंथेटिक भी होते हैं, और इसलिए स्किन के लिए बिल्कुल 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 भी सजेस्ट नहीं किए जाते। ये यूजुअली क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स जैसी पेनिट्रेटिव प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, और साथ ही पीईजी कंपाउंड्स में काफी एक्टिव मात्रा में पाए गए हैं कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि डाइऑक्सिन और इथाइलिन ऑक्साइड। अब ये बड़े बड़े केमिकल नामों से आप प्लीज डरिएगा नहीं। जो मेन नाम है जैसे कि पैराबेन्स है या पीईजी कंपाउंड्स है या फॉर्मल्डिहाइड है, इनको रखिए याद, और मेरे बोनस टिप में लीजिए एक स्क्रीनशॉट और यू आर गुड टू गो। पीईजी कंपाउंड्स काफी हद तक ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी गड़बड़ी करते हैं, और उसका फंक्शन जो है वो खराब होता है और आपकी इम्यूनिटी ब्रेक होती है, और इम्यूनिटी ब्रेक होने की वजह से और कई आपकी कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ की बढ़ जाती हैं। नॉर्मली जब आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको मेंशन मिलेगा वहां PEG1, PEG2, PEG100, PEG4 इस तरीके से, तो वो कंपाउंड होगा PEG का, तो आप समझ जाइए कि इसमें PEG है। इसके अलावा भी अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको इथाइलिन ऑक्साइड या 1 या 4 डाइऑक्सिन मिलता है तो भी आप समझ जाएं कि ये कंप्लीटली नॉट टू यूज है, क्योंकि वो दोनों केमिकल्स होते हैं बहुत ही हाई लेवल के कार्सिनोजेंस, यानी कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स। उनसे तो आपको 20 फीट की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखनी है। ये 3 गब्बर, 3 विलन, 3 मोगैम्बो की तो हमने कर ली बात। अब बारी आती है हमारे 3 सुपर हीरोज की, सुपरमैन्स की। सबसे पहले आता है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन स्किन की टोन को चेंज करता है, क्योंकि वो सीधा अफेक्ट करता है स्किन में जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है उसको। मेलानिन वो पिगमेंट है जो स्किन को उसका कलर देता है। अब क्योंकि ये गुड इंग्रेडिएंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ढेर सारी क्वांटिटी लगाई जाए। आप जब भी कोई क्रीम जो आपको स्किन लाइटनिंग है, स्किन ब्राइटनिंग है, स्किन वाइटनिंग की होगी, उसमें हाइड्रोक्विनोन जरूर होगा, लेकिन उसमें 2% से ज्यादा हाइड्रोक्विनोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो स्किन में कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हाइड्रोक्विनोन जो लोग लगाते हैं वो डेफिनेटली सनस्क्रीन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की अच्छी SPF वाली जरूर लगाएं। हाइड्रोक्विनोन के रिजल्ट्स थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन अप टू 6 वीक्स पे जाके आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। वहीं ये लॉन्ग टर्म यूज प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, तो 6 महीने से ज्यादा इसको यूज नहीं करना, और यूजुअली 3 महीने के बाद हफ्ते या 10 दिन की ब्रेक देना बहुत ज्यादा होता है अनिवार्य। अगर क्लाइंट की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो हाइड्रोक्विनोन यूज करने के बाद उनको डिहाइड्रेशन की भी शिकायत हो सकती है कभी। हाइड्रोक्विनोन अकेले सर्वस्व नहीं है, स्किन को बेहतर करने के लिए एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन और सनब्लॉक की रेगुलर जरूरत पड़ती रहेगी। अगला इंग्रेडिएंट हमारी लिस्ट में जो है वो है हमारे सैलून्स के लिए एक सुपरमैन। जी हाँ, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली एक ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट का मतलब है वो सब्सटेंस जो मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है। तो हाइलुरोनिक एसिड इसलिए हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट की तरह या एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह भी यूज होता है, क्योंकि वो स्किन में मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हमारी स्किन में नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उम्र के साथ, समय के साथ और डेली के वेयर एंड टेयर के साथ स्किन में वो जो हाइलुरोनिक एसिड की प्रोडक्शन होती है वो धीरे धीरे हो जाती है कम, और इसलिए इसके कमी से स्किन में डलनेस और ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां देखी जा सकती हैं। हाइलुरोनिक एसिड जिम्मेदार होता है स्किन की प्लम्पनेस के लिए भी। हाइलुरोनिक एसिड 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक टॉपिकली मतलब उसकी आप ऊपर से जो एप्लीकेशन है वो करेंगे क्रीम्स और सिरम्स के तौर पे, और एक इंजेक्टेबल्स में, जैसे कि कई डर्मा क्लिनिक्स में एज अ डर्मा फिलर भी इसको यूज किया जाता है। फाइन लाइंस और रिंकल्स में हाइलुरोनिक एसिड फिल करते हैं। लेकिन याद रहे कि टॉपिकल क्रीम जब हम लगाते हैं तो सिर्फ एपिडर्मिस यानी कि टॉप लेयर तक ही उसकी पेनिट्रेशन हो सकती है। हाँ, इंजेक्टेबल्स तो ऑफ कोर्स ज्यादा डीपर जाते ही हैं।
हाइलुरोनिक का बहुत ही वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट होता है स्किन पे। ये स्किन की डलनेस को हटाता है, उसको और ज्यादा प्लम्प बनाता है और स्मूथ लुकिंग सरफेस बनाता है और यंगर लुकिंग स्किन देता है। लेकिन गौर करने की बात ये जरूर है कि एक वक्त पे आप एक ही ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जिसमें कि हाइलुरोनिक एसिड मौजूद हो। अब इसमें बारी आती है हाइलुरोनिक की प्रो टिप की। प्रो टिप ये है कि जब भी आप अपने क्लाइंट को एक हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं या उसका आप अपने किसी भी एग्जिस्टिंग फेशियल में एज एन एड ऑन, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी हो गया या अल्ट्रासोनिक के साथ देने के लिए भी आप हाइलुरोनिक एसिड को यूज कर सकते हैं। सो जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करना है वो होना चाहिए मल्टीपल मॉलिक्यूलर वेट्स वाला, यानी कि अलग अलग स्किन की लेयर्स की अलग अलग डेप्थ तक जाने लायक उसके मॉलिक्यूलर वेट्स होने चाहिए। अगर बहुत हाई वेट्स हेवी मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा आपका हाइलुरोनिक एसिड, तो वो बहुत ज्यादा डीप तक बहुत पतले पोर्स में इंग्रेडिएंट नहीं जा पाएगा। अगर हाइलुरोनिक एसिड सुपरमैन था तो अगला इंग्रेडिएंट सारे एवेंजर्स, आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन सबको मिला के एक इंग्रेडिएंट बनता है जो है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड एक फॉर्म ऑफ विटामिन B3 है जो कि कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है और एक हाई एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये स्किन की बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, जैसे फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्ने, एक्जिमा, डिस्कलरेशन, रोसेशिया, पिगमेंटेशन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। नियासिनामाइड बेसिकली प्रोड्यूस करता है सेरामाइड्स जो स्किन के मॉइस्चर के बैरियर को, यानी कि मॉइस्चर की रिटेंशन को वापस रिस्टोर करते हैं और स्किन को एक बेहतर जो मॉइस्चर लेवल है वो प्रदान करते हैं। नियासिनामाइड स्किन के फ्री रेडिकल्स को भी कंट्रोल करता है, न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर होते हैं और वो हमारे सेल्स के साथ कोलाइड करके उनको जल्दी एजिंग करने पे मजबूर करते हैं। सो नियासिनामाइड जब हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है तो हमारी एजिंग के प्रोसेस को भी कर देता है स्लो। नियासिनामाइड बाकी के एक्सफोलिएंट्स और बाकी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आइडियल कॉन्सेंट्रेशन नियासिनामाइड की होती है 2% से 8% के बीच में, लेकिन 2 से 3%, 4% तक का नियासिनामाइड बिल्कुल परफेक्ट होता है और स्किन को देता है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। लेकिन गौर करने की सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नियासिनामाइड को किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के साथ यूज नहीं करना जिसमें कि विटामिन C हो, क्योंकि नियासिनामाइड जब विटामिन C के साथ मिलता है तो नियासिन रिलीज होती है जो स्किन को कर देती है बल्कि डैमेज। तो ये तो थे हमारे गुड केमिकल्स और बैड केमिकल्स, और उम्मीद करती हूँ कि 3 गुड केमिकल्स और 3 बैड केमिकल्स से आपको मिली होगी बहुत ज्यादा क्लैरिटी और आप थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज अपनी बढ़ाने के साथ साथ क्लाइंट को कर पाएंगे और बेहतर तरीके से काउंसिल भी, कंसल्ट भी और उनको दे पाएंगे सजेशंस उनकी स्किन के लिए जो बेस्ट हो। लेकिन खत्म करने से पहले जरूरी एक चीज तो आप भूल ही गए। जी हाँ, अब बारी है मेरे बोनस टिप की। बोनस टिप में मैं आपको दूंगी एक बेसिक थंब रूल और साथ ही एक लिस्ट जो होगी आपके लिए रामबाण। सबसे पहली बात, अगर आप ग्लोइंग स्किन के लिए कर रहे हैं ट्रीटमेंट अपने क्लाइंट पे तो नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ करें, नेचुरल की तरफ जाएं, वो बेहतर होगा। और साथ ही हाइलुरोनिक और नियासिनामाइड भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिज फ्री हेयर की। अगर आपको लाइट इफेक्ट चाहिए और लिटिल बिट फ्रिज है, ज्यादा फ्रिज नहीं है, तो आप कोई भी नेचुरल बेसिस का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, सल्फेट, पैराबेन, ये सब फ्री वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं। पर अगर आपको हाई कंट्रोल चाहिए फ्रिज का तो आपको सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे जिसमें कहीं कहीं पे PEG कंपाउंड या पैराबेन हो सकता है, पर याद रहे फॉर्मल्डिहाइड वाला कुछ भी नहीं हो। वहीं अगर आप चूज करते हैं फ्लॉलेस बेस ब्राइडल्स के लिए तो फाउंडेशंस आपकी सिंथेटिक बेस होनी चाहिए, यानी कि सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशंस आपको देंगी फ्लॉलेस बेस। इसके बाद जो मैं दिखाऊंगी उसको कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट। एक तो आएगा मेरा खूबसूरत चेहरा, उसमें जो याद दिलाएगा आपको कि आपको इस चैनल पे थोड़े थोड़े दिनों में आते रहना है और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस देखते रहना है। और साथ ही मिलेगी आपको एक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो आपको करनी है कंप्लीटली अवॉइड।
अब क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इतने ज्यादा हैं तो आप याद नहीं रख सकते, फटाफट कीजिए स्क्रीनशॉट इन 3, 2, 1। ये है हमारी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो करनी चाहिए आपको अवॉइड। इतने बड़े बड़े केमिकल के भारी भरकम नेम है कि आप पढ़ने की कोशिश ना ही करें, लेकिन जब आप इंग्रेडिएंट्स का लेबल पढ़ें तो एक बार स्क्रीनशॉट को वापस से जरूर देख लें। अगर मिलता जुलता आपको कोई भी प्रोडक्ट लगता है तो आप सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं और कहें उस प्रोडक्ट को बाय बाय। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको हमारा ये दीवा टॉक शो का केमिकल स्पेशल एपिसोड। सीजन 2 में भी आप हमें उसी तरह प्यार, सराहना, साथ देते रहिएगा और हमारे हौसला बढ़ाते रहिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दिवा शर्मा दैया साइनिंग ऑफ, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट and editor to the leading magazine Diva Talk, now in its 11th year, and founder of iDiva Salon Awards and Diva Power Academy, your school for business in beauty। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।